हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम के पाल। सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित 100 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षा में ये बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए और इस वीडियो का आप आराम से अध्ययन कीजिए और साथ साथ इसकी नोट्स भी बनाते चलिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसमें हमने इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस लिए। ये 100 क्वेश्चन हैं कंप्लीट, इसमें हमने बनाने का इसका प्रयास किया है और इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए। हम प्रारंभ करते हैं। खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित हैं? कौन से देवताओं से संबंधित हैं? किस मत से संबंधित हैं? वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण कौन से वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट, कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार, चित्रगुप्त में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? तो दशावतार का मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, 109 बौद्ध गुफाएं कहाँ पर हैं? 109 बौद्ध गुफाएं कन्हेरी में स्थित हैं। अगला है, आबू का जैन मंदिर किस चीज़ से बनाया गया था? तो आबू का जैन मंदिर किस प्रकार के पत्थर से बनाया गया था? तो यह था संगमरमर के पत्थर से बनाया गया था। नेक्स्ट, खजुराहो का मांतेगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? तो खजुराहो का मांतेगेश्वर मंदिर है जो शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है, प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित या जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित पालीताना मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह भावनगर में स्थित है। नेक्स्ट है, एलिफेंटा की सेल काटकर गुफाएं बनाए गए मंदिर का श्रेय किसे जाता है? तो ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा एलिफेंटा के सेल गुफाओं को या चट्टानों को काटकर वहाँ पर मंदिर बनाए थे। तो ये शासक थे राष्ट्रकूट शासक। नेक्स्ट है, एलोरा के गुफा मंदिर किससे संबंधित हैं? तो एलोरा के गुफा मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, एलोरा के गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? तो ये भी था राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया। नेक्स्ट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम के द्वारा ये कराया गया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म का संरक्षण देने वाले शासक कौन थे? तो जैन धर्म को संरक्षण देने वाले शासक राष्ट्रकूट शासक थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट शासक। नेक्स्ट है, जातक कथाओं से संबंधित कौन सी गुफाएं हैं? तो जातक कथाओं से संबंधित अजंता की गुफाएं हैं। नेक्स्ट है, भित्ति चित्र कला के लिए जाना जाता है। तो भित्ति चित्रकला के लिए अजंता की गुफाएं जानी जाती हैं और लेपाक्षिका मंदिर जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था और नरसिंह देव प्रथम को चोड़गंग के नाम से भी जाना जाता है। चोड़गंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है, काला पेगोडा यानी कि जिसको बोलते हैं ब्लैक पेगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे इतिहास के क्वेश्चन हुए। अब अगला है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम किस एक्ट के द्वारा कराई गई थी? तो ये की थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, फिर क्वेश्चन आता है कि कब की गई। अगर कब की बात आती है तो 1937 में की गई थी। 1935 में नहीं हुई थी, 1935 के एक्ट के द्वारा की गई थी। 1937 में हुई संघीय न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट, जैसा आता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1937 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 नवंबर 1940 को हुई। 9 नवंबर 1940 को भारतीय संविधान निर्माण सभा की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1940 को हुआ। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई
और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे ये यहाँ पर। स्थायी अध्यक्ष जो रहे वो राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा स्थायी या अस्थायी। तो इसमें अगर स्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी के रूप में बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारत के संविधान के निर्माण करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान निर्माण करने में समय लगा। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर। नेक्स्ट है संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। नेक्स्ट है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया? कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1946 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के दिन से लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? तो 26 जनवरी से लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? इसलिए किया गया कांग्रेस ने इस तिथि को यानी कि 26 जनवरी को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी से भारतीय संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? कुल वहाँ पर 15 महिलाएं थीं। नेक्स्ट, अब हम प्रारंभ करते हैं भूगोल ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र में विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% भारत के पास है। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है। भारत में विश्व की अपेक्षा कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? यानी कि भारत में विश्व की अपेक्षा कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यह है 17.5% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा निकलती है? भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा निकलती है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा निकलती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। नेक्स्ट है कर्क रेखा कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से 7 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। मिजोरम भी है। नेक्स्ट, भारत के दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है? भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है? यह वही अक्षांश है जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है भारत को बीचों बीच से विभाजित करती है और मध्य से होकर निकलने वाली अक्षांश रेखा है, यह है कर्क रेखा। इस रेखा का नाम दिया गया है कर्क। नेक्स्ट, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन सी कहलाती है? तो 82.5 डिग्री से यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर से होकर निकलने वाली
पूर्वी देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा माना गया है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर आता है? तो 5.5 घंटे का अंतर आता है। ग्रीनविच टाइम और भारतीय मानक समय में 5.5 घंटे का समय आता है। 5.5 घंटे जो भारत का समय आगे है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री कहाँ से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है भारत के सबसे पश्चिमी गांव, भारत का जो सबसे पश्चिमी गांव कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतर आ जाता है? तो यहाँ पर 2 घंटे का अंतर आता है। इसमें 2 घंटे का अंतर यह आ जाता है। नेक्स्ट है यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, प्रातः होता है, तो गुजरात में कांडला में कितने बजे होगा? तो गुजरात में लगभग 7 बजे प्रातः सूर्योदय होगा। 2 घंटे का अंतर आता है। अब लेते हैं बायोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हमने। नेक्स्ट जैसे कि जंतु विज्ञान का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है जंतु विज्ञान में? इसमें जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है। जीवित और मृत प्राणियों का अध्ययन इसमें किया जाता है, तो उसको कहते हैं जंतु विज्ञान। नेक्स्ट फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है वंशानुगति जो होती है, वंशानुगति के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। वंशानुगति के अध्ययन को कहते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है पेलियोबायोलॉजी। नेक्स्ट है मानव एवं जनसंख्या के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं जनानांकिकी कहते हैं। नेक्स्ट रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी का उपयोग क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी का उपयोग कहलाता है एपीकल्चर। नेक्स्ट है फूलों की घाटी या फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है फसलों की खेती को क्या कहते हैं? जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं उस खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी कहा जाता है, उसको कहते हैं एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? तो सब्जियों की खेती को कहते हैं ओलेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट फलों की खेती को क्या कहते हैं? तो फलों की खेती को कहते हैं पामोलॉजी। मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को कहते हैं पीसीकल्चर। इस तरह क्वेश्चंस फ्रेंड्स बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म का क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अर्थवर्म कहते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म को क्या कहते हैं? वर्म को कहते हैं अर्थवर्म कहते हैं। नेक्स्ट है वृद्धों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरोंथोलॉजी कहते हैं। जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, उसको जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जो मिट्टी का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है बागवानी के अध्ययन को क्या कहते हैं? बागवानी के अध्ययन को कहते हैं हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। बागवानी के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत होता है पादप जीवाश्म का अध्ययन होता है। ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सर्पों के अध्ययन को कहते हैं सर्पेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है फिलोटेनिक्स किसे कहते हैं? फिलोटेनिक्स कहते हैं जो डाक टिकट जमा करने की जो अध्ययन होता है उसको फिलोटेनिक्स कहा जाता है। फिलाटेलिक्स कहा जाता है, डाक टिकट को जमा करना। नेक्स्ट है मृदा विहीन पादप संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। जो ज़मीन में नहीं उगाए जाते ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट
अब हम लेते हैं इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कुछ जो अनेक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और उनके आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? यह इसका क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी विद्यमान होना, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होना राष्ट्रीय आय में। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि सरकारी और प्राइवेट का मिला जुला रूप। नेक्स्ट, किसी देश की अर्थव्यवस्था या किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड होता है प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन, राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य उत्पादन या मूल्य मापन। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय और वृहद बेरोजगारी। कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय और वृहद बेरोजगारी, ज़्यादा बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। भारतीय की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया? यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसके द्वारा किया गया था? दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया, दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट है, 1867-68 में 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह किसने बताया? यह भी दादाभाई नौरोजी के द्वारा बताया गया, दादाभाई नौरोजी ने बताया। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय को आय संगमकों का आंकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आंकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम द्वारा, NSO के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय समकों का आंकलन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है, भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो घरेलू क्षेत्र का बचत में सबसे ज़्यादा योगदान है। नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित कौन करता है? तो ये करता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण और प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित आंकड़े कौन करता है? तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का है, भौतिक परिसंपत्तियों का है। नेक्स्ट है, उदारीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो 1991 से अपनाई गई, 1991 से अपनाई गई। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास का आधार क्या है? सतत विकास का आधार पर्यावरण दृष्टिकोण है। अब इसमें हम पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। क्या क्या होते हैं देश की प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत? वन आते हैं, जल और खनिज। वन, जल, खनिज ये सब देश की प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना कब की गई? तो 2010 में NGT की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको वायुमंडल कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, इसको वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है, वातावरण में सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन वातावरण में सबसे अधिक गैस है, यह 78% स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है।
तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो में किया गया, रियो डी जेनेरियो में। और ऐसे पूछा था, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा था, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1991 में हुआ, रियो डी जेनेरियो, और रियो डी जेनेरियो स्थित है ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट है कार्बन का मूल रूप, जो कार्बन यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर मूल रूप से मिलता है वो कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट और हीरा। ग्रेफाइट और हीरा जो होता है वह कार्बन का मूल रूप होता है। नेक्स्ट है 101वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हमारे 101 क्वेश्चंस हो चुके हैं और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।